Hello all of you, welcome back to my channel. Hope you all are fine and enjoy my lectures of maths and physics. And thanks to all to being my part of my channel and see my lectures. And thanks to all who comment in my channel and give me suggestions to me about the lectures, about the topics they want to study, and also I upload that lectures they want to study and upload it in my channel, these lectures about that topic. So I continue my lecture today about the physics. So last lecture of physics is about my matters waves, how the matters also show the behavior of particle nature and wave nature, we study in the last lecture. So आज का लेक्चर में उसको कंटिन्यू करते हुए किस तरह से मैटर वेव्स वेव बिहेवियर शो करती है, उसको हम कैसे यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कैसे ये प्रिडिक्शन सही होता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे. एंड देन उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे यहाँ पर. और जो लोग भी अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें फ़िज़िक्स पूछी जाती है, जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, चाहे वो एलटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT JEE का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, उसमें तो ये होता है कि उसमें आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है. तो वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लेते हुए चलूँगी कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं. तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. तो आज का लेक्चर सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैग्स लॉ डिफ़ाइन करना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले हमने जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जिसमें उसने ये बताया था कि मैटर की करस्पॉन्डिंग वेव्स होती हैं. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिज़ाइन किया था जिसमें सबसे पहले एक फिलामेंट होती है. फिलामेंट को हम हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, जिससे हम उसको एक सिलेंड्रिकल में हम उसको फोकस करते हैं. देन उसको क्या करते हैं कि सिलेंड्रिकल में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, कुछ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं जिससे वो एसिलेट होते हैं. देन वो उसके बाद इंसिडेंट होते हैं निकल क्रिस्टल में इंसिडेंट होने के बाद वहाँ से हम क्या होता है, वहाँ से डिफ्रैक्शन होने के बाद वो किसी गैल्वेनोमीटर में जाते हैं, जिसमें वो कभी वेरिएशन उसमें ज़्यादा शो करते हैं, कभी इसमें कम शो करते हैं. तो वहीं से हमें पता चलता है कि मैटर की करस्पॉन्डिंग वेव्स होती हैं. तो वो तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, लेकिन हम वैसे भी प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे कि कैसे वो वेव नेचर शो करती है. तो उससे पहले यहाँ पे जब हम निकल क्रिस्टल में जब हम लाइट डालते हैं तो वहाँ हमारा क्या फिनोमेना होता है, किस लॉ को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अपना डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए, तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले. तो वहाँ पे आता है ब्रैग्स लॉ. जैसे हम निकल क्रिस्टल में लाइट डालेंगे तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है, वहाँ पे डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है. तो कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम वहाँ पे लिखते हैं, तो उसको देख लेते हैं. देखिए ब्रैग्स लॉ क्या होता है. दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय WH ब्रैग एंड WL ब्रैग. तो उन्होंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ब्रैग्स लॉ को. दे कंसीडर दैट अ क्रिस्टल में बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स. इन्होंने ये बोला कि किसी भी क्रिस्टल किस में डिवाइडेड होता है, पैरेलल प्लेन्स में डिवाइड होता है. ऐसे पैरेलल प्लेन्स में डिवाइडेड होता है कोई भी क्रिस्टल. इफ़ एक्सरे आर कंसिडर टू बी रिफ्लेक्टेड बाय सच अ सेट ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स. अगर इसमें एक्सरे हम इंसिडेंट करें तो अगर इंसिडेंट करने के बाद इन प्लेन सरफेस के एटम से इसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है इन रिफ्लेक्टेड रे से. तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ. ठीक है. अब देखिए कैसे होता है. जब यहाँ पे हमने इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करी तो क्या होता है, यहाँ से सेकेंड रे यहाँ पे फर्स्ट रे ये इस एटम से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में गई, एंड देन सेकेंड रे नीचे वाले लेयर के एटम से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाने के बाद इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है. तो इस फिनोमेना का एक्सप्रेशन जब हम इंटरफेरेंस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिराइव करेंगे, बस उसको यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अभी फ़िलहाल. तो देखिए, तो यहाँ पे ये है कि
जो इसमें इंसिडेंट लाइट हो रही है ये प्लेन ऑफ सरफेस से थीटा एंगल बना रही है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन ऑफ सरफेस से थीटा एंगल बना रही है। एंड देन यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर L और ये परपेंडिकुलर M, एंड दिस इज़ Q एंड दिस इज़ थीटा, एंड दिस इज़ द सेपरेशन, इंटरप्लेनर सेपरेशन D इज़ इक्वल टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग, प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग को इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहा गया है, तो यहाँ पे इसे D से डिनोट किया है। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए पार्ट डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 2, तो इसके बीच में पार्ट डिफरेंस हम बताएंगे रे 1 और रे 2 के बीच में। पार्ट डिफरेंस देखिए, पार्ट डिफरेंस इसमें होगा, इन दोनों के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, LQ प्लस QM, LQ प्लस QM। ठीक है, अब यहाँ से हम LQ देखेंगे, ये वाला कंपोनेंट, ये थीटा यहाँ पे एंगल होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे L cos थीटा, दिस इज L sin थीटा, ये यहाँ पर भी L sin थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे L sin थीटा होगा, तो L sin थीटा होगा यहाँ पे। देखिए सॉरी L नहीं, यहाँ पे D होगा। देखिए मैंने सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे D है, इस सेपरेशन, ये वाला सेपरेशन D है, D, ये वाला सेपरेशन D है, तो यहाँ पे D sin थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए D sin थीटा, तो D sin थीटा है, देखिए तो LQ की जगह D sin थीटा प्लस D sin थीटा इज इक्वल टू 2D sin थीटा। तो देखिए उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाएंगे हैं, ये फिनोमेना हम इंटरफेरेंस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जस्ट कंडीशन इसकी यूज़ कर लेते हैं। रे 1 एंड 2 में हमने इंटरफेरेंस फिनोमेना लगाया, तो यहाँ से 2D sin थीटा पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। So this is the condition of constructive interference. So this is also known as Bragg law. Bragg's law हमने यहाँ पे इसको बोला। ठीक है, तो क्रिस्टल के अंदर ये वाला फिनोमेना यहाँ पे होगा निकल क्रिस्टल में, जैसे हम लाइट डालेंगे वहाँ पे क्या होगा, एक जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी निकल क्रिस्टल से, उनके बीच में इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा, जिसे बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी, 2D sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं उसमें क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉन की वेव्स का, जिससे हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करते हैं या मैटर भी वेव नेचर शो करता है। तो उसके लिए एक टर्म्स हैं, सबसे पहले हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का टर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में अगर हम उसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब देखिए हमने इसको m से डिनोमिनेटर n न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ m² v² अपॉन m। ठीक है, देन p इक्वल टू mb, तो हमने इसको यहाँ पे हम p² लिख सकते हैं, p²/m। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं p इक्वल टू √2mk, यहाँ से हमने p की वैल्यू लिख ली। देन हम लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। ठीक है, यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इफ़ चार्ज पार्टिकल इज़ इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है पोटेंशियल v में, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं k इक्वल टू qv। अगर यहाँ पे q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हम इसको लिख रहे हैं e इंटू वी। ठीक है, यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसको e इंटू वी लिखेंगे। देन देखिए अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के, तो √2m यहाँ पे क्या हो जाएगा EV। ठीक है, अब देखिए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 × 10⁻³ अपॉन √2 मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, पूरा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा वहाँ से कैलकुलेट करके आंसर आएगा 12.27 × 10⁻10। ठीक है, ये आएगा, तो इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं हम, 10⁻10 को हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग अपॉन √v।
ठीक है। तो हम यहाँ से हमारा किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर वी पोटेंशियल में एक्सीलरेट हो रहा है तो वहाँ से हमें उसका फॉर्मूला आ गया 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड इन द पोटेंशियल V। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारे यहाँ से लैम्डा का एक्सप्रेशन ये आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अगर हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं तो वहाँ से भी यही फार्मूला आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग भी वेव्स हैं या मैटर के करस्पॉन्डिंग भी वेव्स हैं। तो उसको हम आगे करते हैं कि कैसे वो वेव नेचर शो करते हैं। तो देखिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो हमने सेटअप पहले बताया था उसमें देखिए हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करे, इंसिडेंट बीम एंड अप्लाइड एक्सीलरेटेड वोल्टेज इन द सिलेंड्रिकल, जो हमें सिलेंडर उसमें दिया था उसमें हम क्या कौन सी किस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर रहे हैं। देन इंसिडेंट बीम के बीच में ग्राफ खींचा गया था एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो देखिए 40 वोल्ट पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो 40 वोल्ट पे ऐसा ग्राफ आया। देन 40 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया तो वहाँ पे ऐसा ग्राफ आया। आप देखिएगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप से गिवन ये ग्राफ है, एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसके बाद ये स्टैंडर्ड ग्राफ हमें पता चली वहाँ से। दूसरा 48 वोल्ट पे किया एंड दूसरा ये वाला था 54 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे ग्राफ ड्रॉ किया हमने। 60 वोल्ट पे ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने देखा, देखिए 54 वोल्ट पे सबसे ज़्यादा वेव नेचर इलेक्ट्रॉन्स बीम शो कर रहे थे। एंड ये दिस इज़ द इंसिडेंट बीम, दिस इज़ द एंगल फाई मेक बाय द इंसिडेंट बीम एंड रिफ्लेक्टेड बीम, दिस इज़ द फाई एंगल, फाई इक्वल टू 50 डिग्री हेयर। इस फाई एंगल 50 डिग्री पे एंड 54 वोल्ट पे एक्सीलरेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को उसी 54 वोल्ट पे हमारे एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करते हैं। देखिए इसमें ऐसा डिफ्लेक्शन आया है, वेव की तरह उसने शो किया है इसको। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है, इस एक्सपेरिमेंट से देखे गए। देन हम अब इसका रिजल्ट देखिए 54 वोल्ट पे ऐसा आया, इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इससे वेव नेचर शो हो रहा है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे वहाँ पे निकल क्रिस्टल यूज़ किया था। निकल क्रिस्टल के सेपरेशन ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये याद भी रखना होगा। ये होता है D = 2.5 एंगस्ट्रॉम। तब हम यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा है। ब्रेक कंडीशन से n λ = 2d sin थीटा। ठीक है, ये वाली कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम n = 1 के लिए लेंगे यहाँ पे, तो λ = 2d sin थीटा। हेयर λ = हम 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू पुट करेंगे 2.15 एंगस्ट्रॉम एंड साइन 50 डिग्री। फाई हमें यहाँ पे ये फाई हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे फाई कंसीडर किया था। यहाँ पे हम फाई लिख लेते हैं। तो यहाँ पे λ = 1.65 एंगस्ट्रॉम हमारा यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर आ गया। दिस इज़ द रिजल्ट फ्रॉम द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। अब हम देखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली λ = h/mv एंड λ = ये अभी हमने निकाला था फॉर्मूला h/√2m eV किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6.6 × 10⁻34 √2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 एंड वोल्टेज यहाँ पे 54 वोल्ट। ठीक है, अब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा रिजल्ट कहाँ से आया, डी ब्रोगली से आया। ठीक है, तो इसी देखिए हम क्या होता है कि यहाँ पे से भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, यहाँ पे से भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी दोनों फिनोमेना सही हैं। हमने पहले उसको एक बार वेव नेचर कंसीडर किया यहाँ पे डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, उसके वेव बिहेवियर हमने बताया। दूसरा यहाँ पे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से हमने लैम्डा की वैल्यू बताई, तो दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। इसलिए क्या होगा, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द बोथ केसेस आर सेम, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम आ रही है। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ से ही पता चलता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कैसे से पता चला कि मूविंग पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग भी क्या होते हैं, वेव होती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो डी ब्रोगली का हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे पढ़ा। तो उसके बाद देखिए, अगर डी ब्रोगली रिलेशन, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल दिया है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम किसी टेम्परेचर टी पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसके भी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई पार्टिकल किसी टेम्परेचर टी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 3/2 kT, where k is the Boltzmann constant whose value is 1.38 into 10⁻⁻23 जूल सेकेंड, जूल केल्विन, सॉरी जूल सेकेंड यूनिट जो होती है वो होती है प्लांक कांस्टेंट की, एंड यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट है जूल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है तो हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 मल्टीप्लाई 3/2 kT। तो यहाँ पे से हमारा आंसर आया लैम्डा इज इक्वल टू h/√3 kT, 3m kT। लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m kT। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकल एट टेम्परेचर T in thermal equilibrium. This is the wavelength expression where k is the Boltzmann's constant 1.38 into 10⁻⁻23 joule per Kelvin and m is the mass of particle, T is the temperature. So this is the expression of wavelength. ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे हम कोई चीज़ चेंज करेंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या अंतर आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है हमारा कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी का मतलब है क्या है, लाइट में जैसे लाइट सोर्स आ रही है, ये हमारा मेटल सरफेस है, मेटल, दिस इज़ द मेटल। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जब हम लाइट सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी इंटेंसिटी इज़ द मोर नंबर ऑफ फोटोन, लाइट में क्या होते हैं फोटोन्स, जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर यहाँ से बढ़ेंगे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारे फोटोन्स आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा फोटोन्स आ रहे हैं वही अब उतने ज़्यादा फोटोन्स, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी क्या करेंगे, एनर्जी पास करेंगे या उनको अपनी एनर्जी देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, मैटर की सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को। तो उससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट होगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिटेड बढ़ेंगे और उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं क्या करेंगे, द नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स इन यूनिट टाइम इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ़ फोटॉन increases, that is number of electrons emitted increases। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटोन्स आएंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ से इजेक्ट होंगे। ठीक है, ये हमारे इंटेंसिटी से चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोज क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, कैसे उसको सपोर्ट करता है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, बताइए। जैसे एक फिनोमेना है, जैसे हम क्या करते हैं किसी मेटल की सरफेस में जैसे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो जैसे ही इसमें इंसिडेंट करते हैं तो उसी समय ही हमारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। मतलब इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, बस जैसे आप फोटोन इंसिडेंट करेंगे वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उसी समय इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो यही इसलिए इसको क्वांटम नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो एक कारण तो ये है इसका। और दूसरा देखिए, और जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, द नो टाइम लैग। तो यहाँ पे से लिख देते हैं नो टाइम लैग
no time lag between incident light और emitted इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स या लाइट, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो उतनी ज़्यादा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, एंड उससे ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, बट यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ डबल्ड, अगर हम जिस वेवलेंथ की लाइट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसे डबल कर दें तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये है कि रिलेशन ये है, देखिए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में हमारा रिलेशन है न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, ठीक है, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। तो हमारा यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम होगी, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ये इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए क्योंकि फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू से लिखते हैं हम, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो अगर वेवलेंथ बहुत कम हो रही है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और लैम्डा अगर डबल किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। इफ़ लैम्डा टाइम्स टू 2 लैम्डा देन एनर्जी इज़ हाफ, अगर लैम्डा को 2 लैम्डा किया जा रहा है तो एनर्जी शुड बी हाफ हो जाएगी उसकी एनर्जी, हाफ उनकी एनर्जी होगी तो क्या होंगे, एनर्जी आधी हो जाएगी तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, दैट इज वेरी लेस, वेरी लो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेज। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल गिवन टू द एनोड टू स्टॉप द करंट। तो उससे क्या होगा, इजेक्शन नहीं होगा तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बहुत कम हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सब फिनोमेना रोकने के लिए। तो अगर वेवलेंथ हम डबल करेंगे तो या तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत कम होगा, और उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज अब्जॉर्ब बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 5 लेस देन एच न्यू। अगर कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है मेटल के, अगर उसका वर्क फंक्शन 5 लेस देन एच न्यू है तो क्या एक्सप्रेशन हमारा आएगा। देखिए एनर्जी ई इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू 5
प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया एच न्यू माइनस फाई। अगर वर्क फंक्शन इसका कम है पूछ रहा है तो दिस इज तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इस वर्क फंक्शन की, फाई इज़ लेस देन एच न्यू। अगर फाई एच न्यू से कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू माइनस फाई। ये हमारा एक्सप्रेशन से यहाँ पे हमारा पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद है देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है। प्लांक कांस्टेंट एच इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन देखिए जूल सेकेंड। तो जूल क्या होता है, एनर्जी शुड बी वर्क शुड बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम लिखते हैं देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि जूल क्या होता है, जूल एनर्जी होता है। एनर्जी को हम वर्क की फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू सेकेंड को टाइम में। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन इस डायमेंशन की तरह होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन इक्वल टू पी सी इज वैलिड फॉर। अब देखिए यहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए इक्वल टू पी सी किसके, लाइट की वेलोसिटी से कौन चलता है, फोटोन चलता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट इज इट इज फोटोन विथ एनर्जी इक्वल टू पी सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नहीं चलता लाइट की स्पीड से, सिर्फ फोटोन चलता है, इसलिए ये किस एक्सप्रेशन किस लिए होगा, सिर्फ फोटोन के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। अब देखिए इससे पहले हमने वो बताया था कि कैसे हमने वेवलेंथ से उसमें चेंज आएगा। अगर हम यहाँ न्यू टेंस टू 2 न्यू, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है जिसमें ज़्यादा उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ज़्यादा एनर्जी से वहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा एनर्जी तक एनोड तक पहुँचेंगे तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। उनको रोकने के लिए एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दैट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ मोर देन डबल्ड, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के वो निकलेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, उनको रोकने के लिए भी उतने ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, अ नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की जाती है तो क्या होगा, उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह रिलेट होगा। देखिए जैसे मोनोक्रोमेटिक कहते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर कलर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। नॉन मोनोक्रोमेटिक कहाँ, क्रोमेटिक कहेंगे तो उसमें सेवरल कलर, सेवरल वेवलेंथ, सेवरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमने मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, सिर्फ एक ही कलर होगा, उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। बट यहाँ पे हमने नॉन मोनोक्रोमेटिक आया तो उसमें बहुत सारी लाइट्स के कलर्स होंगे, उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। तो क्या होता है कि देखिए अगर हमें यहाँ पे
स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम वेवलेंथ से रिलेट करें, देखिए अगर वेवलेंथ बहुत कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होता है, अगर हम उसकी वेवलेंथ कम लें, किस लाइट की फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा एमिशन होगा, स्मॉल वेवलेंथ की। स्मॉल वेवलेंथ अगर होगी, स्मॉल वेवलेंथ होगी तो हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होगा तो वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी स्मॉलर वेवलेंथ लाइट की। तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड होगा, स्मॉल वेवलेंथ, क्योंकि इसी से हमारा एमिशन भी पॉसिबल है। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेट होगा, स्मॉलर वेवलेंथ से रिलेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे हम चीज़ों को वेरी करेंगे, तो कहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट में क्या वेरिएशन आएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा ये ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का चैप्टर यहाँ पे मैं इसको आज यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए हैं और मैंने इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। तो आप लोग उन्हें देखिएगा, जिससे आप लोगों को कंपटीशन एग्ज़ाम में क्लियर करने में आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी यहाँ से। एंड मेरा चैनल आप लोग देखते रहिए, जिसमें एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस मैं आपको आगे भी कराती रहूँगी। एंड मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड थैंक यू।